मिलकर प्रेरित करें बिहार के नालंदा अध्याय द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुनीति सिन्हा जी, ए खान साहब, अर्चना मिश्रा जी, उपस्थित डॉक्टर सुनील, लेट्स इंस्पायर बिहार नालंदा अध्याय से जुड़े रघुवंश जी, पटना से आए सतीश गांधी जी, बेगूसराय से चलकर आए प्रभाकर जी, उपस्थित नालंदा के अलग अलग प्रखंडों से, क्षेत्रों से यहाँ पर आए युवा साथियों, सबसे पहले ज्ञान की भूमि, अखंड भारत के निर्माण की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि, जिस भूमि में कभी देने का अंत न हो, ऐसी भूमि नालंदा को मैं नमन करता हूं। पिछले बार भी नालंदा लगभग 1 वर्ष पूर्व आना हुआ था। उस समय विद्यालय का उद्घाटन समारोह था। नालंदा से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। जिस रूप में आप मुझे स्थापित देख रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के साथ हर जिले में घूमते देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखते देख रहे हैं, एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों को किस तरह निभाना है उसको निभाते हुए चलते देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस पूरी प्रेरणा का यदि प्रारंभ हुआ तो इसी नालंदा से ही हुआ था। आठवीं कक्षा में था जब पिताजी उस समय बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में पोस्टेड थे। पूरी रिफाइनरी से लोग पिकनिक मनाने के लिए बस से नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखने आए थे। नालंदा ने इतना प्रभावित किया कि दिनांक आज तक याद है, 7 फरवरी 1993, पहली बार जब नालंदा आया था। 8वीं में था, अवशेषों को देख रहा था। विशाल अवशेष, कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता, गाइड बताते देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ाई होती थी, यहाँ इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पढ़ने के लिए चीन से, जापान से, कोरिया से, थाईलैंड से, अफगानिस्तान से, अनेक स्थानों से, पूरे विश्व भर से लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर भी आते थे। उस समय जब व्यक्ति बड़ा हो रहा होता है, मन में बड़े द्वंद्व होते हैं। दुनिया को देखना शुरू करता है एक अलग दृष्टिकोण से। सभी के जीवन में ऐसा होता है। उस समय निर्णय लेना होता है कि आप जीवन में आगे क्या करोगे। तो नालंदा ने जब मुझे प्रभावित करना शुरू किया, उस समय बिहार की स्थिति, आसपास के बच्चों को जब देखता, मैं तो बरौनी टाउनशिप में पढ़ता था, लेकिन जब गांव जाना होता, वहां के बच्चों से मिलता, तो देखता हर व्यक्ति कुछ न कुछ शॉर्टकट्स में कैसे सफलता हासिल की जाए, इस प्रयास में लगा हुआ है। कुछ लोग परीक्षा पास करने के लिए ऐसा भी प्रयास करते थे कि उनके स्थान पर कोई और परीक्षा लिख दे। कुछ लोग ऐसे थे जो प्रश्न पत्र लीक कराने के लिए ऐसे दलालों को खोजते रहते थे। हर गांव की स्थिति कुछ वैसी बनती जा रही थी। उस समय जब नालंदा की कल्पना मन में जगने लगी, तो बड़ी एक प्रकार की इस प्रकार की ग्लानि भी हुई कि उस भूमि में जिसने कभी पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, क्या स्थिति बनती जा रही है। उस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। कुछ समय बाद भोपाल गए, पिताजी की पोस्टिंग हुई। लोगों ने जब पहुंचे तो बिहारी बोलना शुरू किया। तो शुरू में तो बहुत अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब लगने लगा कि बिहारी बोलने की मंशा कुछ और है, तब मन बड़ा कचोटने लगा। क्योंकि मैं नालंदा को जानता था, और नालंदा को जानने के बाद जब इतिहास मैंने पढ़ना शुरू किया, तो बिहार की एक अलग दृष्टि दिखने लगी। और तब उस प्राचीन दृष्टि के बाहर के रूप में उसी समय से मुझे लगा कि जो विद्यार्थी आज उपहास का पात्र समझते हैं, कुछ और यदि नहीं कर सकता, कम से कम स्वयं पढ़कर इस प्रकार
तो प्रदर्शित कर सकता हूँ कि बिहारी में शक्ति कितनी है। और मुझे याद है उस समय 9वीं कक्षा में था, जब अपनी क्लास में टॉपर्स में आया था, और जो लोग पहले हंसते थे बिहारी बोलकर, उनके मन में एक सम्मान अलग जगह था। ये बहुत पुरानी बातें हैं। उसके बाद आईआईटी पहुंचे। आईआईटी पहुंचने के बाद कई बार मैंने सोशल मीडिया पर साझा किया है कैसे बचपन की एक प्रेरणा जो मन में चल रही थी। सभी लोग विद्यालय से छुट्टी के समय घर जाते थे, लेकिन उस समय पिताजी की पोस्टिंग फिर बरौनी हो गई और मुझे घर जाने से मना किया जाता था, क्योंकि पकड़ के शादी होती थी। तो बड़ी अजीब स्थिति में बिहार को देख रहा था। जिस आईआईटी के लिए मैंने पूरी तैयारी की, वर्ष था 1997, पूरी परीक्षा अच्छे से दी। और परीक्षा देने के बाद जब आराम से सोकर उठे तो माँ ने बताया पेपर लीक हो गया। आईआईटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन 97 में आईआईटी ज्वाइंट एंट्रेंस के पेपर लीक हुए थे। उस लीक का केंद्र बिहार था, पटना थी, जिससे पीड़ा इतनी असहनीय हुई। और आईआईटी पहुंचने के बाद जब पीड़ा बढ़ती गई, नौकरी भी लगी, जैसा प्रभाकर जी बता रहे थे, विदेश में भी लगी, लेकिन मन कहने लगा चले तो जाएंगे, अपने लिए अच्छी जीविका उपार्जन भी कर लेंगे, एक सम्मानित जीवन का आनंद लेंगे, लेकिन जब लौट के आएंगे और बिहार में यदि स्थितियों में बहुत परिवर्तन नहीं देखेंगे तो मन तो कहेगा तुमने क्या किया, तुम भी पलायन करके चले गए, स्थितियों को बदलेगा कौन। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रारंभ किया था। बहुत वर्षों से पुलिस में आने के बाद भी कार्यों के अतिरिक्त युवाओं से संवाद करने का प्रयास करता रहा, क्योंकि जिन चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया, मैं चाहता था उन चीज़ों से बाकी लोगों से भी साझा करूं। युवाओं से जब बात होती तो मुख्य रूप से हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है। तो पहले तो आप सफलता के सूत्रों पर ही बात होती थी, आपसे भी करूंगा, लेकिन सफलता के सूत्रों पर बात करते करते 12 जनवरी पिछले वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस पर पटना में पूरे बिहार भर से लोग आए थे। कोरोना की परिस्थिति में भी उस प्रोटोकॉल के साथ हम लोग बात कर रहे थे। करीब 500 व्यक्ति उस सभागार में बैठे थे, हर जिले के युवा थे। और बातचीत जब शुरू हुई तो बिहार पर बात होने लगी। तो सभी से मैंने प्रश्न किया कि बिहार के इतिहास को जब स्मरण करते हो, जब सोचते हो, आंखें बंद करके सोचते हो, तो पहली दृष्टि किस गुण पर जाती है? नालंदा तो नाम है। पहली चीज कौन सा गुण था बिहार में जिसको हम स्मरण करते हैं? शिक्षा, लोकतंत्र और गौतम बुद्ध, आर्यभट्ट, सम्राट अशोक। लगभग इसी प्रकार के उत्तर जब भी किसी सभा में हम लोग बात करते हैं तो आते हैं। और उसका सार यदि देखें तो प्रमुख रूप से पहली बात यदि आर्यभट्ट की करें, नालंदा की करें, विक्रमशिला की करें, तो हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं ये बात है कि बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि थी। हम लोग तो खड़े हैं ज्ञान की भूमि में, जिसका अर्थ है ना अलग दा, जहां दा मतलब दान, जहां दान देने की परंपरा का अंत नहीं हो, ऐसी भूमि। नालंदा के और भी अर्थ कई जगह बताए गए, जैसे कुछ लोग ना लम दा कहते हैं कि कमल से उस रूप में जो ज्योति निकलती है उसका दान देने वाली भूमि। वेद सांग जब आए थे करीब 600 AD के आसपास, तो उन्होंने नालंदा के नामकरण की एक बड़ी रोचक कहानी अपने ग्रंथ में लिखी है, जो चीनी में है। बाद में उसके अनुवाद को हम लोग पढ़ते हैं। बताते हैं कि भगवान बुद्ध कभी बोधिसत्व थे किसी पिछले जन्म में, और उस समय एक राजा के रूप में इसी भूमि में राज करते थे। इतने प्रतापी राजा थे कि दान देने की प्रवृत्ति उनमें बहुत बढ़ चढ़ के थी, और इतना दान देते थे कि देते देते इस भूमि का नाम नालंदा पड़ गया। और इस भूमि ने मुझको भी बहुत कुछ दिया है। आज यदि मैं पुलिस पदाधिकारी के रूप में हूँ, बघा की बात हुई, रोहतास की बात हुई, जो प्रेरणा मन में जगी थी, उस प्रेरणा की भूमि नालंदा ही है।
प्राचीन काल की जब बात हुई तो पहली बात आई ज्ञान की भूमि। उसके बाद यदि दूसरे गुण की बात हुई, सम्राट अशोक की बात हुई। यदि सम्राट अशोक की बात हम लोग करते हैं तो कहीं न कहीं मगध के साम्राज्य की बात करते हैं, उस साम्राज्य का स्मरण करते हैं जिस अखंड भारत की सीमाएं आज के भारत से बहुत बड़ी थी, अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक, ब्रह्मदेश के आगे तक थी। उद्यमिता की बात करते हैं, हम स्मरण करते हैं मेगास्थनीज का, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे और पाटलिपुत्र को उन्होंने उस समय के विश्व के सबसे प्रमुख नगर के रूप में वर्णित किया था। बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन जिस चंपा को विश्व का सबसे पहला नगर बौद्ध ग्रंथों में कहा गया, उस चंपा में इतनी प्रेरणा विद्यमान थी कि 2री शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक पूरे वियतनाम वासी अपने देश को चंपा के नाम से जानते थे। कारण क्या था? हम लोग जब बात करते हैं बिहार ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, निश्चित हर व्यक्ति गौरवान्वित होता है, प्रेरित होता है, कुछ न कुछ मन में उसके एक अलग भावना जागृत होती है कि हम कौन थे। लेकिन जब वर्तमान को देखते हैं, उसी सभागार में जब मैंने पूछना शुरू किया, चलो पीछे की बात हुई तो बहुत अच्छी बातें निकल के आई, वर्तमान को जब देखते हैं तो किस प्रकार के भाव जगते हैं, क्या भाव जगते हैं? क्या बिहार में प्राचीन काल में जो जब मार्ग नहीं थे जिससे बहुत सुगमता से लोग यात्रा कर सकें, प्रौद्योगिकी नहीं थी जिससे दूर तक लोगों से हम संपर्क स्थापित कर सकें, ऐसे संचार के माध्यम नहीं थे जिससे संवाद का प्रेषण बहुत तीव्रता के साथ हो सके, वैसी स्थिति में कैसे संभव हो सका कि हम छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को जोड़कर एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके? और यदि कर सके, कुछ बात तो रही होगी उन पूर्वजों में जिनमें ऐसी क्षमता थी। तो जहाँ क्षमता होती है, क्षमता तो बढ़नी चाहिए। जहाँ उद्यमिता ऐसी थी कि दूसरे देश के लोग जब व्यापार करने आते, यहाँ से हमारे सृष्टि जाते, वैसी प्रेरणा का प्रसार करते थे कि आज भी दक्षिण पूर्वी एशिया में आप घूमेंगे, अनेक नगरों के नाम प्राचीन बिहार के गांवों से मिलते हैं। चंपा की बात हम लोगों ने की तो पूरे राष्ट्र का नाम ही एक बिहार के नगर पर स्थापित हो गया। क्या प्रेरणा थी? लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान, आओ प्रेरित करें बिहार, कहीं न कहीं उसी संदेश को आज के युवाओं को स्मरण कराना चाहती है, जो कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है। यदि हम चाहेंगे उस रूप में एक नई दृष्टिकोण के साथ चिंतन प्रारंभ कर देंगे तो सारी चिंता अपने आप मिट जाएगी। लेकिन क्या करना होगा? गौरवान्वित हम हो सकते हैं, लेकिन गौरवान्वित होने से चिंता नहीं मिटेगी। क्यों ऐसा होता है कि जिस भूमि में पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, ये बात तो नालंदा की भी, सब लोग नालंदा के हैं, जानते हैं कैसे कभी आचार्य नागार्जुन थे जिनके बारे में पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, हर व्यक्ति पढ़ना चाहता था। नालंदा को बचाने का भी आचार्यों ने कितना प्रयास किया कि हम तब देखते हैं जब 1200 ईस्वी के आसपास नालंदा का विनाश किया गया। उसके बाद भी अनेक प्रमाण मिलते हैं कि लोगों ने रक्षा करने के लिए, उस परंपरा को स्थापित रखने के लिए बहुत प्रयास किए। 1230 के आसपास धर्म स्वामी तिब्बत से चलकर आए, जब नालंदा आए उस समय अवशेष थे, जले हुए अवशेष हर स्थान पर दिखते थे। करीब 30-35 वर्ष पूर्व नालंदा को ध्वस्त किया गया था। उस परिस्थिति में भी एक 90 वर्ष के आचार्य, जिनका नाम था आचार्य राहुल श्रीभद्र, करीब 80 शिष्यों के साथ इन्हीं खंडरों में छुपकर उस पुरानी परंपरा को जीवन रखने का प्रयास कर रहे थे। बहुत अलग संघर्ष की भूमि रही है। उस ज्ञान को बचाने के लिए संघर्षरत भूमि रही है। और आज जब नए नालंदा यूनिवर्सिटी को हम लोग बनते देख रहे हैं तो मन में कहीं ना कहीं आशा जागृत होती है। आशा इसलिए जागृत होती है क्योंकि इस भूमि में क्षमता असीम है। जैसा हम लोगों ने बात की, नाम का अर्थ ना अलम दा, दान देने की क्षमता। बिहार की यदि बात करें
तो बिहार में कैसे संभव हुआ? यदि अखंड भारत की स्थापना होनी थी कहीं और भी हो सकती थी, राजधानी मगध ही क्यों बनी? आज तो दिल्ली है। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो पूरे भारत को संगठित कर सकता था? हो सकता था, भोपाल में हो सकता था, नागपुर हो सकता था, कहीं हो सकता था। ऐसा क्यों हुआ? यदि प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं कि 1000 वर्षों से अधिक तक केवल बिहार ही भारत के इतिहास की केंद्र बिंदु रही, पूरे भारत के राजनीति की केंद्र बिंदु रही, और उस भारत की जिसकी सीमाएं विशाल थी। क्या उस समय इस प्रकार का इंटरनेट था? आज बोल रहा हूं, लोग फेसबुक लाइव चला रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं, जान रहे हैं नालंदा से क्या संदेश निकलता है। लेकिन उस समय यदि अफगानिस्तान तक कोई संदेश भेजना होता तो नालंदा से संदेश को पहुंचने में कितना समय लगता? मार्ग नहीं थे, लोग पैदल जाते, अश्वों से जाते, धीरे धीरे जाते, इस प्रकार से संदेश पहुंचता रहा होगा। लेकिन उस परिस्थिति में भी शासन इतना सशक्त था, तब देखते हैं जब सम्राट अशोक के शिलालेखों को देखते हैं। पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख थे जिनका अर्थ एक था, और अफगानिस्तान में जहाँ भाषा भिन्न थी वहाँ भी भाषा बाध्यता नहीं थी। खरोष्ठी लिपि में उन्हीं संदेशों को अंकित किए हुए हम पत्थरों पर देखते हैं। इस क्षमता का निर्माण कैसे हुआ? बहुत प्राचीन काल में झांकते हैं तो देखते हैं जब ज्ञान का विकास हो रहा था तो विश्व का सबसे पहला प्राचीन ज्ञान जहां विकसित हुआ और पुस्तक का उसने रूप लिया, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है बताइए? ऋग्वेद। वेदों की जो परंपरा बनी, उसका जो विकास हुआ पश्चिमोत्तर भारत में हुआ, विलुप्त सरस्वती के तटों के किनारे, जिसका मुख्य क्षेत्र आज का राजस्थान, हरियाणा, पाकिस्तान की सुवस्तु घाटी में विस्तृत है। उस क्षेत्र में वैदिक परंपरा का प्रारंभ हुआ, जिसके प्रमाण वेदों में मिलते हैं। लेकिन वेदों में यदि आप देखेंगे तो कोई भी परंपरा जो ज्ञान की होती है बढ़ती है, बढ़ती गई। ऋग्वेद के बाद और भी वेद आए, और जो बढ़ती चली गई तो वेदों पर ब्राह्मण आए, आरण्यक आए, आते आते उस वेदों का उत्कर्ष हुआ, उसको हम वेदांत कहते हैं। और वेदांत की भूमि क्या थी? वेदांत की भूमि कहाँ थी? बताइए, वेदांत उपनिषद इसकी भूमि कहाँ थी? मगध करीब है, संभव है मगध में भी कुछ क्षेत्र रहा होगा। लेकिन यदि उपनिषदों को पढ़ते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे, शांडोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, और पाएंगे मानव चिंतन उस काल में इतना विकसित जहाँ हुआ, उस भूमि का नाम मिथिला था। मिथिला के अनेक क्षेत्रों में ऐसे ऐसे विद्वान उसमें उत्पन्न हुए जिनका वर्णन उपनिषदों में मिलता है, जिनका चिंतन केवल भौतिकवादी तत्वों तक नहीं था, आध्यात्मिक तत्वों के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते थे। मानव चिंतन इतना विकसित हुआ कि बाद में जब अंग्रेजी फिलोसफर्स ने भी पढ़ा, शोपेनहावर ने पढ़ा, उसने कहा, मैक्स मुलर ने भी कहा, अगर किसी व्यक्ति के दिमाग का विकास सर्वाधिक कहीं हुआ है तो भारत की भूमि की ओर ही इशारा करूंगा। और यदि इस करने का कथन का कारण था तो बिहार की भूमि थी, प्राचीन मिथिला की भूमि थी। और जहां मानव का मस्तिष्क उस प्राचीन काल में इतना विकसित हो जाए, चीजें तो बढ़ेंगी, तो बढ़ी तभी तो आने वाले समय में हमने देखा विश्वविद्यालय स्थापित हो गए। नालंदा की स्थापना को 1 वर्ष की बात नहीं थी, परंपरा ज्ञान की बहुत समय से चली आ रही थी, इसीलिए नालंदा स्थापित हो सकी। और जब नालंदा स्थापित हुई तो परंपरा रुकी नहीं, अन्य क्षेत्रों में अनेक महाविहार स्थापित हुए। विक्रमशिला जब स्थापित हुई, विक्रमशिला की कहानी तो और भी रोचक है। 1000 वर्ष पूर्व, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1000 साल पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने अपने अपने घरों से सोना दान दिया था, और सोना दान कर एक ऐसी राशि एकत्रित की थी जिसको तब के तिब्बत प्रदेश लाल लामा ने एक मंडली के साथ विक्रमशिला भेजा था। कारण क्या था? उससे पहले कभी आचार्य पद्मसंभव तिब्बत गए थे, लेकिन इस बार तिब्बत में धर्म की ऐसी भ्रांतियां फैल रही थी कि चाहते थे कोई आचार्य विक्रमशिला से तिब्बत आए और तिब्बतियों को ज्ञान का संदेश दें। पूरे तिब्बतवासियों ने स्वर्ण दिया, और सोने को लेकर जब मंडली आई, उस समय विक्रमशिला की ख्याति अलग थी, पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे।
भला विक्रमशिला के आचार्य क्यों चाहेंगे कि तिब्बत जाएं? तो सुनते ही लोगों ने मना कर दिया, कोई जिसको पढ़ना है यहाँ आए, हम क्यों जाएंगे। बड़े निराश होकर तिब्बत की पूरी मंडली अपने स्वर्ण को लेकर लौट गई। वहां जब लौटी तो तिब्बत के राजा लाल लामा भी बड़े निराश हुए। उनको लगा तो इतनी राशि पूरे तिब्बत वासियों ने दी, लगता है कम पड़ गई। अगर राशि पर्याप्त होती तो विक्रमशिला के आचार्य मना नहीं करते। उनके मन में इतने विचलित हुए और स्वर्ण एकत्रित करने के लिए प्रयास करने लगे। अब लोगों से तो ले चुके थे, करें क्या? तो खदान की तलाश करने लगे, कोई ऐसा नया खदान मिले जहां सोना मिले और हम उसको भारत भेजें। ऐसे प्रयास में जब चलने लगे तो नेपाल चले गए और परिस्थिति ऐसी बनी कि नेपाल के उस समय के शासकों ने तिब्बत के नरेश को बंदी बना लिया। सोने की तलाश में निकले थे क्योंकि सोना विक्रमशिला भेजना था, लेकिन उस तलाश में बंदी बन गए। अब जब उनके पुत्र को पता चला तो फिर लासा से चलकर नेपाल गए। नेपाल के शासकों ने शर्त रखी, यदि आप तिब्बत नरेश को छुड़ाना चाहते हैं तो जो राशि तिब्बत वासियों ने एकत्रित की है उसको आपको नेपाल के शासकों को देना होगा। और ये बात जब उन्होंने अपने राजा से बताई तो लाल लामा ने कहा, जैसे भी तुम कह रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो अपना जीवन जी चुका हूँ, लेकिन जो राशि हर तिब्बतवासी ने दिया है ज्ञान के लिए दिया है, इसको मेरे जीवन के लिए व्यर्थ न करो। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी परिस्थिति को देख लूंगा, लेकिन इस राशि को लेकर एक नई मंडली को विक्रमशिला भेजो और उनसे बताओ कि वहाँ के आचार्यों से कहें कि विक्रमशिला से किसी आचार्य को आमंत्रित करने के लिए कितनी यातना मुझे झेलनी पड़ रही है। और ऐसा ही हुआ। तिब्बत नरेश का उसके बाद इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता उनका क्या हुआ, लेकिन उनके पुत्र ने दोबारा जब मंडली भेजी जिसमें ग्यात्सो सेंगे नाम के तिब्बती थे, 3 वर्ष लगे। 3 वर्ष तक मनाने के बाद उस समय विक्रमशिला के सबसे बड़े आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान पैदल तिब्बत जाने के लिए तैयार हो गए। विक्रमशिला का तो अंत हो गया, लेकिन जिस ज्ञान के बीज विक्रमशिला में बोए गए थे, आज हर तिब्बती चाहे कहीं दिखे, चाहे नालंदा में दिखे, चाहे तिब्बत में दिखे, चाहे चीन में दिखे, चाहे भारत के किसी क्षेत्र में दिखे, विश्व के किसी भी क्षेत्र में दिखे, उस बीज रूपी संदेश का वाहक है जिसकी उत्पत्ति कभी विक्रमशिला में हुई थी। नालंदा का संदेश, मैं कोरिया गया था। कोरिया गया तो वहाँ पर अनेक देशों के लोग थे। जब परिचय देने लगते तो मैं भी बताता कि भारत का हूँ। भारत के बताने पर तो सम्मान होता ही है, लेकिन जब बताता कि भारत के उस क्षेत्र से हूँ जहाँ भगवान बुद्ध स्वयं थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो एक अलग सम्मान के भाव से लोग देखते थे। नालंदा को भी लोग जानते थे। नालंदा नाम की एक विश्वविद्यालय कभी स्थापित थी जहाँ कोरिया से चलकर लोग पढ़ने जाते थे। ये तो हमारा इतिहास था, जहाँ वेदांत का दर्शन संभव हो सका, जहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हो सके, क्योंकि सोच बड़ी थी। उस प्राचीन काल में भी मानव मस्तिष्क की कल्पना वैसी थी, और जहाँ सोच बड़ी होती है तो चीजें हर क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। तभी यदि बिहार की सोच को देखें तो केवल अध्यात्म और तत्वों तक नहीं थी। हम केवल ऐसे नहीं थे केवल शून्य और शून्य की हम खोज सकते थे, विज्ञान की बात कर सकते थे। शासन प्रणाली में भी बिहार में अपवाद दिखता है। उस प्राचीन काल में भी हर देश की संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे हर देश में एक शासक वर्ग उत्पन्न हुआ, और जो भी शासक वर्ग उत्पन्न हुआ उसने सारी सुविधाएं अपने लिए ग्रहण कर ली। यहाँ तक ग्रहण करने की जो शासक होगा उसने कहा कि अगला शासक मेरा उत्तराधिकारी मेरा पुत्र ही होगा, और इस प्रकार की हरियाती हर देश में स्थापित हो गई। भारत में भी जब स्थापित हुई, शास्त्रों में सहमति मिली, तो उसमें कहा गया हर क्षेत्र में क्षत्रिय ही उस क्षेत्र का स्वामी होगा, और क्षत्रिय अगर ज्येष्ठ पुत्र होगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा। लगभग ये स्थिति पूरे भारत में विद्यमान थी। लेकिन बिहार ज्ञान की भूमि है, परिवर्तन की भूमि है, अपवाद प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाली भूमि है। और आज नहीं, उस समय थी। तभी तो चिंतन एक अलग निकला जो पूरे विश्व से अलग था, जिसमें ऐसी चिंतन जगी कि शासन कोई भी कर सकता है। शासक बनने के लिए किसी एक वर्ग विशेष से आने की आवश्यकता नहीं है। और केवल किसी वर्ग की बात नहीं हुई, यहाँ तक बात आ गई कि शासन के लिए व्यक्ति का किसी परिवार से होना भी आवश्यक नहीं है, उसका चयन किया जा सकता है, उसको चुना जा सकता है। और इसी कल्पना के साथ उस प्राचीन काल में जब कहीं विश्व में
कल्पना नहीं थी। पूरे उत्तर बिहार में, जिसके क्षेत्र में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक नदी विद्यमान है, उस क्षेत्र में बज्जी महाजनपद की स्थापना हुई, जिसका पूरे क्षेत्र में 7,707 गणराजा चुने जाते थे, परिवार के आधार पर नहीं, जाति वर्ण के आधार पर नहीं, उनकी क्षमता के आधार पर। चुने जाने के बाद प्रत्येक वर्ष वैशाली के संख्यागार में बैठकर अपने गणाधिपति का चयन करते थे, मंत्रिपरिषद का चयन करते थे। ऐसी अद्भुत परंपरा इस समय के विश्व में कहाँ थी, जो बताती है सोच कैसी थी, सोच कहाँ तक ले जा रही थी। और जिस गणतंत्र की स्थापना सबसे पहले लोकतंत्र की बात हुई, बिहार में हुई, आज तो पूरे विश्व के लिए आदर्श है। लोकतंत्र से बेहतर कोई शासन प्रणाली हम जानते ही नहीं। थोड़े बहुत भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से व्यक्ति को चुनने का अधिकार, उसका शासन कौन होगा, इस भावना की उत्पत्ति यदि कहीं हुई तो अपने बिहार की भूमि में हुई। और बात केवल गणतंत्र तक नहीं रही, मगध का विस्तार क्यों हुआ? विस्तार किसका होता है? जो दूर सोचता है। होता है कि नहीं होता है? यदि हम बहुत नजदीक से सोचेंगे, अपने पड़ोसी से लड़ते रहेंगे, तो हम कहीं आगे जा पाएंगे। लेकिन दूरदर्शी होंगे, दूर की सोचेंगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे। मगध की सोच कैसी थी? जिस प्राचीन काल में कल्पना थी कि केवल क्षत्रिय ही शासन कर सकता है, मगध के लोगों की व्यापक सोच को देखिए। उस प्राचीन काल में जो सक्षम है वो शासक बन सकता है, इस सोच की उत्पत्ति मगध में हुई। और यही कारण था कि मगध में नंद वंश का उदय हुआ। नंद वंश उस समय समाज के सबसे निचले वर्ग से आता था, ऐसे प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। लेकिन उस वर्ग जिसको सबसे उपेक्षित माना जाता हो, उस वर्ग का व्यक्ति शासन कर सकता है, ऐसी कल्पना बिहार के अतिरिक्त कहीं और संभव नहीं थी, क्योंकि मानव मस्तिष्क के लिए सबसे अधिक कहीं विकसित हुआ, उसके प्रमाण बिहार में मिलते हैं। निश्चित है विरोध हुआ होगा। बहुत लोग चाहते हैं कि सब चल रहा है वैसा ही चलता रहे, मगध में भी हुआ होगा। लेकिन यदि सभी वर्गों की व्यापक स्वीकृति नहीं होती तो नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। और जब नंद वंश का उदय हुआ, क्षमता का सम्मान हुआ, चीजें बढ़ने लगी। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में स्थापित होती गई। उस समय की भी बड़ी रोचक एक कहानी हम लोग पढ़ते हैं। जब भगवान बुद्ध अपने क्षेत्र में प्रचार करने घुमा करते थे, मगध आगे देख रहा था। और मगध जब आगे देख रहा था और भी क्षेत्रों को अपने में समाहित करना चाह रहा था। लेकिन मगध के सामने उत्तर बिहार में वैशाली स्थापित थी, और वज्जी महाजनपद में शक्ति सामरिक तो थी ही, सैन्य शक्ति भी थी, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति सोच की थी। जहां लोग मिलकर निर्णय लेते हो, मिलकर अपने शासक को चुनते हो, निश्चित है किसी एक ऐसे शासक से जो उस रूप में शासन करता हो, जहां सम्मिलित रूप से शासन होता हो, उसमें शक्ति अधिक होगी, लोगों का महत्व अधिक होगा, लोगों की भावनाएं अधिक जुड़ी होंगी। एक राजा से हो सकता है व्यक्ति नहीं जुड़े, लेकिन जहां राजा चुन कर आता हो, निश्चित लोग उस शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो वैशाली बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन मगध को आगे बढ़ना था। मगध में क्षमता थी, लेकिन क्षमता जब उसके साथ बढ़ने का मगध प्रयास करने लगा, तो सबसे बड़े अवरोध के रूप में वैशाली सामने थी। जब इतिहास को पढ़ते हैं और पाते हैं कि उस समय मगध में बहुत युक्तियां चल रही थी, वैशाली को कैसे पराजित किया जाए, कैसे बढ़ा जाए। सम्राट थे अजातशत्रु, उन्हें लगा कि भाई ये तो आसान समाधान नहीं है, वैशाली इतनी शक्तिशाली है, लोगों का चिंतन इतना बड़ा है, ऐसे लोगों को कैसे हराया जाएगा। तब उन्होंने अपने मंत्री वसाकार को वैशाली भेजा। उस समय भगवान बुद्ध वहाँ रहते थे। वसाकार से कहा कि जाओ तुम भगवान बुद्ध से पूछ के आओ कि वैशाली का पतन कैसे होगा, क्योंकि सब जो भी बताएंगे वो गलत तो बताएंगे नहीं, सब कुछ जानते होंगे। वसाकार गए, शिष्य आनंद के साथ बुद्ध बैठे थे, पूछने लगे। तो बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से पूछा, ये बताओ क्या वैशाली में नित्य सभाएं होती हैं? क्या नित्य रूप से महिलाओं का, वृद्धों का, चैत्यों का सम्मान होता है? सारी बातों का उत्तर सकारात्मक है। आनंद ने कहा होता है, सभाएं होती हैं, लोग चुने जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि जब तक
ऐसा होता रहेगा, वैशाली की अभिवृद्धि ही होगी, क्षय नहीं होगा। सुनकर मगध के मंत्री उषाकार बड़े चिंतित हुए, लौटे। लौट कर जब उन्होंने सम्राट को बड़े निराशा के साथ कहा तो सम्राट की दृष्टि तो बड़ी थी। अच्छा, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है, लेकिन इसमें भी एक संदेश छुपा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वैशाली के लोग आपस में सहयोग की भावना से चलते रहेंगे तब तक उनका पतन संभव नहीं है। लेकिन यदि सहयोग की भावना को हमने नष्ट कर दिया, जैसे इतने व्यक्ति पूरे उत्तर बिहार से आते हैं, अपने गणाधिपति को चुनते हैं, विमर्श के साथ अपने निर्णय लेते हैं हर विषय पर, यदि इस परंपरा को हमने समाप्त कर दिया फिर क्या होगा? फिर तो बात खत्म हो गई। तुम जाओ, मैं तुम्हें निष्कासित करता हूँ, इस भेष में तुम वैशाली जाओ और वहाँ प्रयास करो कि वैशाली के मंत्रियों में, वैशाली के व्यक्तियों में ऐसी फूट डालो कि आपस में उनकी सहयोग की भावना समाप्त हो जाए। बहुत समय नहीं लगा। ऐसी ही वैशाली इस प्रकार की सोच थी कि शासक चुना जा सकता है। हर संथागार में 7,000 व्यक्ति, आज तो माइक से बात कर रहे हैं, करीब 500 लोग होंगे, लेकिन वैशाली के संथागार में माइक भी नहीं थी। 7,707 गणराजा मिलकर चुनते थे, विमर्श करते थे और निर्णय लेते थे। उस वैशाली को भी पलटने में समय नहीं लगा। एक शातिर कुटिल मंत्री उषाकार जब पहुंचे मगध से, 3 वर्षों में उन्होंने ऐसी फूट डाली, ऐसा बीजारोपण किया कि वैशाली छिन्न भिन्न सी होने लगी। राष्ट्रीय विषयों पर भी विमर्श में कोई सहमति नहीं बन पाती। तब समय उपयुक्त देखकर जब चढ़ाई हुई, वैशाली पराजित हो गई। उस प्राचीन वैशाली का अंत हो गया। उसके बाद वैशाली का फिर कभी उदय नहीं हुआ। संदेश क्या है? जब चिंतन बड़ी होती है हम वैशाली को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जब आपस में संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है, सहयोग के साथ चले तो हमने समय के सबसे प्राचीन लोकतंत्र को स्थापित, गणतंत्र को स्थापित कर दिया, ऐसे गणराज्य को स्थापित कर दिया जिसमें मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी भयभीत रहता था। लेकिन जब संघर्ष होने लगा, आपस में सहयोग की भावना मिटने लगी, उस वैशाली का अंत हो गया। और मगध जिसमें क्षमता के सम्मान पर आगे बढ़ने की परंपरा थी, जब बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि मगध की सेनाओं के बारे में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आम लोकोक्ति थी कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। और ये बात ऐसी थी जो उस समय यवन योद्धा वीर लक्षेंद्र अलेक्जेंडर द ग्रेट चल के आ रहे थे, विश्व विजय की कल्पना मन में लिए हुए थे। जहां भी चले पूरे यूरोप में उन्होंने हर छोटे राज्य को पराजित कर दिया। उस समय की सबसे बड़ी शक्ति पर्शिया, पारस को भी पराजित कर दिया। बढ़ते आ रहे थे। भारत की ओर जब बढ़े तो भारत खंडों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा थे जिनको अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था, लेकिन उसमें भी हर व्यक्ति उस भाव से था कि जब तक संकट मुझ पे नहीं आए तब तक मुझे प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं। तक्षशिला में आंबी नरेश थे, उन्होंने संधि कर ली, आने का मार्ग सुगम कर दिया। अलक्षेंद्र राय पंजाब तक पहुंच गए। पंजाब में पर्वतेश्वर राजा थे जिनको पोरस कहते हैं, उनके साथ भीषण युद्ध हुआ, पोरस पराजित हुए, इतिहास सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब शिविर में ये बात फैलने लगी कि अभी तक जो सामना हुआ है, पोरस के युद्ध के बाद ही हाथियों का युद्ध कैसा होता है हर यवन सैनिक को दिखने लगा। और जब बात फैली मगध की सेनाओं से जब भिड़ोगे और कोई यवन योद्धा वापस लौट कर नहीं जा पाएगा, खलबली मची और ऐसा कौतूहल मचा कि पूरी सेना ने विद्रोह कर दिया। विश्व विजय की कल्पना लेकर चले थे, लेकिन जिस सेना को लेकर चले थे उसके हर सैनिक ने कहा कि अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, मगध से हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि मगध से यदि हमने युद्ध किया वापस लौट कर अपने देश नहीं जा पाएंगे। सोचिए क्या शौर्य था मगध, और शौर्य का कारण क्या था? सोच बड़ी थी। लेकिन उस समय मगध के जो सम्राट थे धनानंद, इतिहास सब लोग जानते हैं, शौर्य तो ऐसा था कि अलक्षेंद्र भी चले गए, लेकिन उनसे जब कहा गया कि आप भारत के सीमाओं के संरक्षण का दायित्व लें, मगध के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि नहीं है जो इस खंड में बटे हुए भारत को एक कर सकती है, उन्होंने भी मना कर दिया। सोच कभी बड़ी रही होगी, लेकिन यहाँ पर सोच फिर दूरदर्शी न होकर छोटी सोच हो। और जो छोटी सोच हुई उस समय एक आचार्य सी मगध में उनके मन में चिंता सता रही थी कि आज अलक्षेंद्र चले गए,
कि फिर कोई विदेशी योद्धा आएगा तो फिर यदि आक्रमण हुआ तो खंडों खंडों में बटा भारत अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर पाएगा। इस कल्पना को लेकर उन्होंने एक अखंड भारत के साम्राज्य के निर्माण की संकल्पना मन में की। और संभव कैसे हो सका? जब माध्यम नहीं थे, मार्ग नहीं थे, संसाधन नहीं थे, संभव इसलिए हो सका क्योंकि सोच बड़ी थी, हम लोगों को जोड़ना जानते थे। यदि हम छोटे सोच को लेकर चलते तो आज भी अफगानिस्तान में आप जाएंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। भाषा में भिन्नता है, शैली में भिन्नता है, लेकिन भाषा का अवरोध मिट गया जब हम भारत को जोड़ने चले। और इतिहास साक्षी है किस प्रकार उस काल में हम संगठित कर पाए थे, उस क्षेत्र, उस भारत का क्षेत्र बड़ा था। जिस क्षेत्र में प्राचीन काल में ऐसा शौर्य रहा हो, अभी नालंदा गीत में हम लोग सुन रहे थे भगवान कृष्ण आए हैं, एक और प्राचीन बात है जब मगध के शौर्य का हम लोग स्मरण करते हैं। महाभारत को जब पढ़ते हैं तो सब लोग यहाँ राजगीर तो गए होंगे, कितने लोग गए हैं? सब लोग गए हैं। जरासंध के अखाड़े को भी देखे ही होंगे। सबसे प्राचीन राजधानी मगध की यदि कहीं थी तो राजगढ़ थी। और इस राजगढ़ का प्रभाव कैसा था उसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में किया है। प्रभाव ऐसा था कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मगध के प्रभाव के कारण अपनी राजधानी मथुरा से उनको द्वारका ले जानी पड़ी। जब कंस का वध हुआ तो कंस के वध के बाद कंस जरासंध के संबंधी थे। कंस को इतना क्रोध आया कि उसने अपनी गदा घुमाकर जोर से फेंकी। और जब जोर से फेंकी तो कंस के वध के बाद जरासंध ने अपनी गदा घुमाकर फेंकी। जब जोर से फेंकी तो कहीं न कहीं मथुरा के समीप जाकर गिरा। ऐसी बात महाभारत में वर्णित है। और इसको देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े विचलित हुए। उन्होंने राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी कि कोई गदा घुमाए और कहीं दूर चली जाए, लेकिन वास्तव में यदि इसको अध्ययन करें तो बात कविता के रूप में ये बताई गई कि प्रभाव ऐसा था। और इसका साक्ष्य तब मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम चलते हैं कि अब हमको मगध जाना है, जरासंध को पराजित करना है, नहीं तो जरासंध ने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा है जिनकी आहुति अब चक्की में देने वाले हैं। इस विचार को लेकर जब चले तो यदि हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से किसी को आना हो, मगध की हो, राजगृह की हो, तो कैसे आएंगे? आज आपको अगर दिल्ली से राजगृह आना हो कैसे आते हैं? मार्ग कौन सा है? सीधा मार्ग कौन सा है? श्रमजीवी एक्सप्रेस तो ट्रेन है। मार्ग की बात करें किधर से आना चाहिए? निश्चित है जो भी चलेगा तो प्रयाग की तरफ पहुंचेगा, प्रयाग से आगे बढ़ेगा, काशी पार करेगा, काशी से पाटलिपुत्र की ओर आएगा और पाटलिपुत्र से बढ़ता हुआ राजगीर की ओर जाएगा। सीधा मार्ग तो यही है। गंगा किनारे भी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। जीटी रोड का लगभग उसी तरह से मूवमेंट था। उत्तरापथ जो स्थापित थी उसी रूप में स्थापित थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब चले तो जरासंध का प्रभाव ऐसा था, इस मार्ग से नहीं चले। उत्तर कुरु के माध्यम से नेपाल में प्रविष्ट हुए। नेपाल के जंगलों से होते हुए गंडक के किनारे बिहार की सीमा में आए। गंडक किनारे चलते चलते सोनपुर के पास नदी उन्होंने पार की और बराबर की गुफा, जिसको उस समय गोरखगिरी के नाम से लोग जानते थे, उसके ऊपर चढ़कर जब उन लोगों ने राजगीर को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस नगर को सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं है। क्या शौर्य रही होगी उस प्राचीन काल में। अब इन चीज़ों का बात में क्यों कर रहा हूँ, क्यों इतिहास की बातें कर रहा हूँ? सब जानते हैं किस प्रकार से हुआ। उसके बाद जब राजगीर आए उस समय आमंत्रित करने के लिए राजगीर की पहाड़ी पर एक विशाल घंटा था, उसको उन्होंने तोड़ दिया। महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है। देखकर जरासंध और क्रोधित हुए, वे कौन आ गया। क्षत्रियों के वेश में आते तो सीधा युद्ध होता, लेकिन साधुओं के वेश में आए। और साधुओं के वेश में जब आए और पता चला कि ये लोग हैं जिन लोगों ने राजगीर के पर्वत पर इस प्रकार का विनाश किया है, तो मल्ल युद्ध का निमंत्रण लोगों ने दिया। उसके बाद क्या हुआ सभी लोग जानते हैं, किस प्रकार जरासंध का वध हुआ। लेकिन संदेश क्या है? उस प्राचीन काल में भूमि शौर्य का ऐसा प्रतिनिधित्व करती थी, इसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। चीजें जब बढ़ती गई तो यवन योद्धा को लौटना पड़ा। चीजें जब बढ़ती गई विश्वविद्यालय स्थापित हुए। सोच के केंद्र में क्या था?
चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। यदि आचार्य चाणक्य चले होते जब धनानंद से बड़े परेशान थे कि भाई नंदवंश का अंत करना है, और सोचते कि मैं थोड़ा आचार्य हूँ, एक कुशल क्षत्रिय का मैं चयन करूंगा जो पूरे भारत के अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, तो क्या अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाते? अगर जाति के आधार पर सोचते तो कहाँ उनको एक बालक में क्षमता दिखती, वो तो एक बड़े क्षत्रिय की तलाश करते। एक बालक में जब क्षमता दिखी, उस बालक को उन्होंने चुना क्योंकि उनमें वो दर्शन उन्हें दिखा कि अखंड भारत के साम्राज्य में जो नेतृत्व कर सकता है उस क्षमता इस बालक में है। और क्षमता का जब सम्मान करके आगे बढ़े तो जो कल्पना थी उनके अपने जीवन काल में संभव हो सकी। भारत एकत्रित हुआ, अखंड हुआ, वो छोटा बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। कोई भी रथ जिसको 4 पशु मिलकर खींचते हों, उसमें यदि एक पशु कहे कि आगे जाना है, दूसरा पशु कहे कहीं और पीछे जाना है, तीसरा बाएं जाना चाहे, चौथा दाहिने चलना चाहे, तो रथ की गति क्या होगी? क्या होगी रथ की गति? चलेगा क्या रथ? जब एक रथ की स्थिति ये हो सकती है जिसमें 4 पशु मिलकर खींचे इधर उधर जाएं, तो बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन वही 4 पशु यदि मिलकर एक साथ चलने लगे तो रथ की स्थिति क्या होगी? तीव्रता के साथ चलेगी। तो समाज की स्थिति क्या होगी जब सभी वर्ग आपस में संघर्ष करेंगे, जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, छोटे छोटे बातों के नाम पर, तो समाज की स्थिति क्या होगी? जैसे रथ नहीं चलता है, समाज भी रुक जाएगा। जिस समाज में कभी नालंदा स्थापित थी, विक्रमशिला स्थापित थी, वेदांत का जिसने दर्शन किया, जब अखंड भारत के साम्राज्य को स्वामी बना, उसमें यदि हम संघर्ष करने लगे आपस में, निश्चित आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस समाज में इस प्रकार की कल्पना थी कि कोई व्यक्ति शासन कर सकता है, उसमें हम आज जाति विशेष से देखने लगेंगे। और क्या कर रहे हैं हम लोग? चुनाव होता है, सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, किस प्रकार की बातें होती हैं? हमारे युवा क्या कर रहे होते हैं? कोई कहता है इस जिले में मेरी जाति के कितने वोटर हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मीडिया में क्या चर्चा करती है, इस जाति के कितने मंत्री बने, इस जाति का कितना कोटा है। जिस बिहार में सोच ऐसी थी जहां नंदवंश का उदय हो सकता था, वैशाली स्थापित हो सकती थी, किस प्रकार की सोच हमारे युवा रख के चलेंगे तो क्या होगा? नदी की धारा जब गतिमान रहती है, बढ़ती रहती है, साफ सुथरी बहती रहती है, शुद्धता के साथ बहती है, लेकिन यदि उस धारा को रोक दिया जाए, नदी की बहती धारा को रोक दिया जाए, शिथिल कर दिया जाए, तो क्या होता है? बहती धारा को यदि रोक दिया जाए क्या होता है? गंदा होता है, प्रदूषित होता चला जाता है, जो शुद्ध था, पीने योग्य था, नहाने योग्य भी नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से जो समाज आगे बढ़ सकता था, मिलकर सहयोग के साथ यदि आपस में संघर्ष करने लगेंगे, छोटे छोटे बातों में करेंगे, अपने पड़ोसी से करेंगे, जाति के नाम पर करेंगे, संप्रदाय के नाम पर करेंगे, अन्य बातों के नाम पर करेंगे। कल रात मैंने एक ट्वीट किया था, दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई, क्यों हुई? बड़ी पीड़ा हुई। पुराने इतिहास का मैंने स्मरण किया जब धार्मिक आजादी नहीं थी। आज तो स्वतंत्र भारत में रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता है, हर व्यक्ति अपने धर्म को उस रूप में मानने के लिए, अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, निर्भीक रूप से कर सकता है। लेकिन जब सांप्रदायिक तनाव होता है, चिंतन करना होगा कि क्यों हो रहा है। इस लेख पर भी, छोटे से ट्वीट पर भी जब मैं प्रतिक्रियाएं देख रहा था तो लोग लिख रहे थे लगता है इस जाति के हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। अरे भाई, बिहार में यदि हर चीज को आप उस चश्मे से देखोगे कि कौन व्यक्ति किस जाति से आता है, तो फिर कहाँ आगे जा पाएंगे? तो वहीं रुक जाएंगे। और वही हो रहा है। क्या कारण है? यदि हम सोचते हैं कि जहाँ पूरे विश्व भर से लोग कभी पढ़ने आते थे, जब संसाधन नहीं थे, आज तो संसाधनों की कमी है ही नहीं। बोल यहाँ रहा हूँ, सुन लाखों लोग रहे हैं। यहाँ से अमेरिका उस कोने में है, समय की भी भिन्नता है, लेकिन बात करने में समय कितना लगता है? एक व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आप सामने प्रस्तुत रहते हैं। इतनी सारे संसाधनों के साथ यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस समय ऐसा कर सकते थे। कमी यदि हम खोजेंगे तो कहीं ना कहीं सोच में, सोच जो
जो आपस में मिलकर नहीं चल सकते, हम संघर्ष में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं। ऊर्जा कितनी है? हर व्यक्ति में ऊर्जा कितनी है? इसी बिहार में वेदांत का दर्शन हुआ और छात्रों से जब मैं बात करता हूँ, विद्यार्थियों से बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो भी लक्ष्य आप तय करोगे, यदि अपनी क्षमता को आप जान गए और फिर चिंता नहीं करोगे, पूरे परिश्रम के साथ आप पढ़ोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। क्योंकि क्षमता तो असीम है। मंत्र कहता है, ऋषि का दर्शन है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितने लोग सुने हैं इसको? दो लोग सुने हैं, अपने आप तो पहले सुने हैं, 3 लोग सुने हैं जी। ईशावास्य उपनिषद की बात गीता बाबा ने कही। इस मंत्र का अर्थ कितने लोग जानते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यदि आप ध्यान दें तो पूर्ण शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर मिलता है। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा, कंप्लीट। मंत्र कहता है जो पूर्ण है वह पूर्ण ही रहेगा और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। जो पूर्ण है पूर्ण ही रहता है, पूर्ण ही रहेगा और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। अब पूरे की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं, कल्पना करते हैं किसी व्यक्ति के गुणों की, तो क्या किसी व्यक्ति को पूरा कहते हैं? पूर्ण कहते हैं? किसी व्यक्ति को हम पूर्ण कहते हैं? अरे अरे आवाज अरे अब आ रही है? अब इससे क्या ठीक है? अब आ रही। सोचिए, आज सारे टेक्नोलॉजी के साथ बात कर रहे हैं, छोटे से माइक में समस्या आ जाए तो कितनी समस्या होती है। लेकिन उस प्राचीन बिहार में वैशाली की हम लोग बात कर रहे थे, तो 7,707 लोग कैसे मिलते होंगे, विमर्श करते होंगे जब माइक नहीं था। बात हम लोग कर रहे थे पूर्णता की। तो किसी व्यक्ति की जब बात करते हैं, क्या किसी व्यक्ति के गुणों को हम पूर्ण मान सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि पूरा है, सब गुण है, सब संपन्न है? तो पूर्ण कौन है? पूर्ण किसको कहते हैं? किसको कह सकते हैं? ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसमें सभी गुण हो, जिसको हम पूर्ण कह सकें? बताइए, कौन हो सकता है पूर्ण? भगवान। ऋषि की दृष्टि यह है कि जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन होगा। यदि इस पर चिंतन करेंगे तो जीवन की हर समस्या का अंत हो जाएगा। हर मार्ग को कैसे प्राप्त करना है, कितनी भी निराश आप हो, आप निराश नहीं हो, क्योंकि ऋषि की दृष्टि कहीं न कहीं उस रूप में है। यदि किसी सोने को भी उस टुकड़े को आप खंडित करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, तो छोटे से भी जो कण होगा उसमें क्या गुण होते हैं? किसी सोने को काटेंगे छोटे छोटे भागों में, क्या गुण मिलेगा उसको? सोने का गुण मिलेगा। अब ये बताइए, हम लोग कहते हैं ईश्वर पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, लेकिन जब ये कहते हैं तो क्या हम लोग ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा का अंश हर आत्मा में है? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है?
हर घर में बात होती है, जब बात कहते हैं कि भगवान का वास है, ईश्वर का अंश है, तो ऋषि की जो दृष्टि थी, इसी बिहार के ऋषि की, उस समय ऋषि ने कल्पना की कि यदि जैसे सोने के टुकड़े को खंडित किया जाए, सोने में वही गुण है, तो यदि परमात्मा का अंश हर आत्मा में है तो परमात्मा के गुण क्या है? असीम, पूर्ण। तो यदि पूर्ण को हम खंडित करें, असीम, असीम मतलब इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अगर काटेंगे, मैथमेटिक्स क्या बताती है? छोटे से छोटा कण भी क्या होगा? क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। तो जब हम कहते हैं कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, इसी भ्रम को ऋषि दूर करते हुए कहते हैं कि जो पूर्ण था पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन होगा। ये तो यात्रा है, लेकिन शक्ति असीम है। इतनी शक्ति है जो पूरी सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखती है। तभी स्वामी विवेकानंद ने जब कहा, यदि तुम अपने आप को दुर्बल कहते हो, कमजोर कहते हो कोई लक्ष्य कठिन है, तो सबसे बड़ा महापाप। यदि तुम कहते हो कोई चीज संभव नहीं है, तो तुमने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। जिस व्यक्ति में पूरी सृष्टि की शक्तियां समाहित हों, भला कैसे कह सकता है कि मैं कमजोर हूं? और यदि लेट्स इंस्पायर बिहार का मूल संदेश मुझसे पूछें, इसी संदेश में समाहित है। मैं हर बिहारवासी को उस रूप में देखता हूं जहां ऋषि की ऐसी दृष्टि थी कि हर व्यक्ति में असीम क्षमता समाहित है। और असीम क्षमता थी तभी तो ऐसे कीर्तिमान हम तब स्थापित कर सके जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं। और उस रूप में जब आज देखता हूँ तो बड़ी चिंता तो स्वाभाविक। अपने जीवन काल का मैंने साझा किया किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित हुआ। आज भी जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी बेटी भी 10th में जा रही है, जब उच्च शिक्षा के लिए बिहार के बच्चे को बाहर जाना पड़ता है, तो पीड़ा कैसे नहीं होगी जब चिंता उस रूप में हम करेंगे कि इतिहास में क्या था। चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन जो अभिवृद्धि प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए थी, हुई क्या? परिवर्तन, संसार का नियम परिवर्तन होगा, लेकिन जिस गति में होना चाहिए था, जिस भूमि में उस काल में चीजें स्थापित थी, आज तो उत्कर्ष होना चाहिए था। जब ऑक्सफोर्ड नहीं था, कैम्ब्रिज नहीं थी, उस समय हमारी नालंदा स्थापित थी, तिलहारा में विश्वविद्यालय स्थापित थी, उदंतपुरी स्थापित थी। लेकिन आज यदि उच्च शिक्षा के लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है तो ग्लानि तो होगी, लेकिन चिंता से समाधान नहीं होता। परिवर्तन तब भी संभव हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने निर्णय लिया, निर्णय सकारात्मक था, लोग जुड़ते गए। समाज में नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान ऐसे ही सज्जनों को जोड़ने का अभियान है जिनके मन में निराशा नहीं, जो आज भी मिलकर छोटे प्रयास करना चाहते हैं। ऊर्जा कहाँ लगानी है? संघर्ष में लगाएंगे, जातिवाद के नाम पर लगाएंगे, संप्रदायवाद के नाम पर लगाएंगे, तो जैसे रथ की गति होती है, जब आपस में पशुओं में समन्वय नहीं हो तो रथ तो बढ़ेगा ही नहीं। बिहार की स्थिति वही होगी, जो धारा बढ़ सकती थी, पूरे देश को प्रभावित कर सकती थी, उसकी स्थिति ये होगी कि धारा रुक जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। उसमें जब संघर्ष होगा तो कहाँ होगा? जिन चीज़ों को ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे, आज कहाँ कर पाए? लेकिन जब अच्छे लोग जुड़ते हैं, परीक्षा की बात हुई, नालंदा से 5 लोग चयनित हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात। कैसे लोग हैं? ऐसे लोगों के चयन करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिभाशाली है, लेकिन आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, जिससे अपने स्वप्नों को पूरा कर सकें। ऐसे लोगों की जब सहायता कर पाएंगे तभी कर पाएंगे जो समाज में सक्षम हैं, सामने आए उनके सहयोग करने के लिए जिनको उनकी आवश्यकता है। समता का यही तो भाव है, सब एक हैं, यदि सक्षम भी हैं तो धन लेकर के जाने वाले नहीं। सही रूप में उसका प्रयोग कैसे किया जाए? व्यक्ति को जो असीम ऊर्जा ईश्वर ने दी है, उस ऊर्जा का प्रयोग भी कैसे किया जाए? ऊर्जा यदि हम नकारात्मक चीजों में लगाएंगे, आपस में लड़ने झगड़ने संघर्ष में लगाएंगे, तो कहाँ आगे जाएंगे? ऊर्जा यदि हम शिक्षा के विकास में लगाया तो देखिए पूरे बिहार भर में 12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 40 बच्चों का चयन हुआ है। 24 मई से हम लोग क्लास प्रारंभ करने वाले हैं। और ये तो केवल एक बिंदु है, ऐसे अनेक बिंदु हैं इसमें। यूपीएससी के 30 बच्चों का चयन हो रहा है, समस्तीपुर में 40 बच्चों का चयन हुआ, भागलपुर में अलग 40 बच्चों का चयन वहाँ के संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। 8 मई को उसका उद्घाटन है। ये सब तब संभव हो सकता है जब सकारात्मक लोग जुड़े। लेकिन परीक्षाओं में तैयारी करने से विद्यार्थियों के बिहार नहीं बदलेगा। परीक्षाओं में आज भी सफल हो रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, बिहार में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा?
बिहार में भी देखें, हमारे युवा बिहार से बाहर चले गए हैं। अधिकांश युवा शक्ति जो है टैलेंटेड है, बिहार के बाहर रहती है, योगदान करती है। लेकिन बिहार बदलना है तो बिहार में सभी की भूमिका लानी होगी, सभी का योगदान देना होगा। और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का व्यक्ति बाहर भी हो, यदि सकारात्मक है उसको भी अपने अध्याय से जोड़ा जाए। नालंदा का व्यक्ति भी अमेरिका में बैठा हो, दुबई में बैठा हो, लेकिन उसके मन में यदि थोड़ी भी भावना है कि मुझे नालंदा के लिए कुछ करना है, वैसे प्रयास के लिए नेटवर्क को हम विकसित करें। अक्सर मन में संदेह होता है कि हम लोग कुछ करेंगे तो ऐसा होगा या नहीं होगा, इस संदेह को मिटाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना, मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी रहे हैं, हर परिवर्तन जो वांछित है यदि सकारात्मक है तो संभव है, असंभव कुछ नहीं। जिस व्यक्ति में क्षमता असीम हो, बहुत ही गलत हो। कुछ व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। बात बगहा की हुई थी। बगहा में मेरी पोस्टिंग वर्ष 2006 में हुई थी। उस समय मुझे भी नहीं पता था, अधिकांश समय बिहार के बाहर पढ़ के आया था। मन में संकल्पना थी कि बिहार में परिवर्तन में योगदान देना है। पटना का सिटी एसपी था, उस समय अपराध चरम पर था। पटना में भी काफ़ी किडनैपिंग्स 2006 में होती थी। सरकार तब नई बनी थी, परिवर्तन का समय चल रहा था। और बगहा में जो स्थिति थी वो तब अवगत हुए जब पटना से गए। पटना में कोई किडनैपिंग होती तो बड़ा हाहाकार मच जाता था, अखबार के फ्रंट पेज पे आता, टीवी पर चलता, लोग कैंडल लाइट लेकर रोड पर निकलते थे और एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में सो भी नहीं पाते थे। जब कोई किडनैपिंग की सूचना मिलती तो समझ जाता कि अगले 7 दिनों की नींद गायब है, जब तक व्यक्ति सकुशल बरामद नहीं हो जाए। इस मनोदशा से जब बगहा पहुंचे तो रातों रात आदेश हुआ था। 4 किसानों की हत्या डकैतों के द्वारा की गई थी और पब्लिक पुलिस के विरोध में जब उनके द्वारा विरोध किया गया, पुलिस फायरिंग हुई। पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे। बड़ी अशांति थी। अचानक मेरी पोस्टिंग हुई। मेरी पहली पोस्टिंग जिले के एसपी के रूप में थी और जब बगहा पहुंचे तो पता चला कि यहाँ अपराध की परंपरा बहुत समय से स्थापित है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी कि उत्तर में हिमालय की पूरी तराई का जंगल, दक्षिण में गंडक का विशाल दियारा और उसमें गन्ने की खेती होती थी, जिसका उपयोग डकैत लोग इस प्रकार से करते थे कि सरकारी भूमि तो सरकारी भूमि थी ही, लोगों की भूमि को भी दियारे में कब्जा करके उस पर खेती किया करते थे। उस राशि से अपने गिरोहों को चलाते थे। क्षेत्र को मिनी चंबल कहा जाता था। भौगोलिक परिस्थिति बड़ी कठिन थी और क्षेत्र के बारे में किडनैपिंग्स की बात होती थी। पटना में थे तो रैंसम कॉल फोन पे आता था। बगहा में किडनैपिंग की डिमांड लिखी हुई आती थी पेपर पे, जिसमें लिस्ट बना रहता था, इतने पैसे चाहिए, इतने किलो अनाज चाहिए, इतने चांद मार्का की लुंगी चाहिए, इतने बोतल चाहिए, इतने खस्सी चाहिए, इस प्रकार इतने मुर्गे चाहिए। इस प्रकार लिस्ट बन के आती थी और लिस्ट में एक शर्त लिखा रहता था कि इस तिथि को नहीं दे पाए तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की भी सुविधा थी। और उसके बाद गारंटी के लिए जय मां दुर्गे बिहार सरकार मुहर लगता था नीचे गिरोह का नाम। स्थिति बहुत समय से चल रही थी। अंग्रेज भी जब आए तो अंग्रेजों ने गैजेटियर में जब दियारे को लिखा तो लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। किसी को क्राइम समझना हो तो यहाँ के देखें। डकैत रहते थे दियारे में, गन्ने में पकड़ के लोगों को लाते भी थे और किडनैपिंग किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, जिसकी जितनी क्षमता थी उसके हिसाब से होती थी। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा थी। अनेक गिरोह चलते थे, उनके बच्चे पंचायत चुनाव भी लड़ते थे, कुछ तो विधानसभा चुनाव तक लड़ गए थे। और जब लोगों से बात होती तो बड़ी अजीब विडंबना से देखने को मिलती है। जहाँ इतना अपराध हो वहाँ तो हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए कि अपराध समाप्त होगा, लेकिन लोग उस अपराध को चिरस्थायी मान चुके थे, अंग्रेज तक लिख चुके थे। जो पहली किडनैपिंग बगहा में हुई, मैंने बड़े विचलित होकर पुलिस मुख्यालय को बताया कि किडनैपिंग हो गई। बड़ा परेशान था कि अगले 7 दिन तो दिन गई, बहुत बार फोन आएगा पूछेंगे क्या हुआ। जवाब आया कि चिंतित मत रहिए, आप बगहा में हैं। बगहा में सब चलता रहा है। अनेक अभियान चले थे, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर। अनेक पुलिस पदाधिकारी को मेडल भी मिले थे, लेकिन अपराध जस था।
और लोगों से जब बात होती तो लोग कहते कि पगहा में अपराध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। और याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या था। इस बात को लेकर उस अपराध को चिरस्थायी बताया जाता है कि इतिहास ऐसा रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया, मन में संकल्पना थी परिवर्तन करना है, तो जब इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ते हैं, चीज़ें बदलने के संकल्प को लेकर चलते हैं, दिशा भी अपने आप बदलती जाती है। पहले हम लोगों ने गन्ने कटवाने का अभियान चलाया, मजदूरों को बाहर से लाए। उस क्षेत्र के मजदूरों में इतना भय था कि गन्ना काटने को भी तैयार नहीं थे। करीब 25 लाख रुपए 2006-7 में सरकारी खजाने में जमा हुए। डकैतों की आर्थिक रीढ़ टूटी, दियारे में अनेक मुठभेड़ हुए, अनेक मारे गए। लेकिन समस्या का समाधान उससे भी नहीं है। समस्या का समाधान तब हुआ जब उस इतिहास की दृष्टि को लेकर ही हम लोग बात करने लगे। हर ऐसे परिवार से जिससे डकैत निकले थे, उनके परिजनों से हम लोग बात करने लगे और कहने लगे, तुम कहते हो कि महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चलता है, लेकिन चिंतन करो, यदि रत्नाकर रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता है? यदि रत्नाकर रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता है? इस भाव को लेकर हम लोगों ने प्रेरित किया कि आप अपने परिजनों को बताएं कि यदि इस भूमि के प्रति इनका कुछ भी दायित्व है, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ें, आत्मसमर्पण करें। मन की बात जब निकलती है, मन को छूती है, चाहे डकैत ही क्यों ना हो। और इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि श्रृंखला बन गई। एक के बाद एक 26 डकैतों ने शस्त्रों के साथ समर्पण किया। और जिस क्षेत्र में 150 की संख्या में साल भर में किडनैपिंग्स होती थी, 2008 में संख्या 0 पर आ गई। और जो बहुत कम समय में परिवर्तन हुआ वो चिरस्थायी था। आज बिहार में कहीं मिनी चंबल नहीं है। किडनैपिंग जो बंद हुई, बंद हो गई। जो समय से चली आ रही थी, अंग्रेजों ने भी रेस्क्यू ऑफ क्राइम लिखा, परिवर्तन संभव है। उसके बाद पोस्टिंग रोहतास हुई थी, किले की बात हो रही थी। रोहतास की परिस्थिति और विषम थी। उग्रवाद इस चरम पर था कि पटना से 2 घंटे दूर, जैसे हम लोग बिहार शरीफ आते हैं, वैसे विक्रमगंज जाते हैं, 2006 में डीएसपी तक मुठभेड़ में मारे गए थे, शहीद हुए थे। दिन के दोपहर में अनेक थानों पर आक्रमण हुए थे जो मैदानी क्षेत्र में थे। रोहतास का 1/3 क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र था और 1500 फीट की ऊंचाई पर पुलिस का कोई पोस्ट नहीं था। 3200 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में कहीं पुलिस नहीं थी, लेकिन एक प्राचीन किला रोहतास का स्थापित था, जिस किले के बारे में जब मुगल भी आए तो उनके साथ उनके लेखकों ने लिखा, रोहतास दुर्ग अभेद्य है। रोहतास दुर्ग को बल से नहीं, केवल छल से ही जीता जा सकता है। और इसके प्रमाण भी तब मिलते हैं जब हम लोग देखते हैं, चाहे किसी ने उस पर विजय प्राप्त की हो, तो छल से ही किया था। अफगान शासक शेरशाह सूरी आए, बाद में भारत के सम्राट बने, तो उनके द्वारा भी जो प्रथम विजय थी रोहतास दुर्ग की थी, जो छल से थी। और इस बात को लेकर जब मैंने चिंतन प्रारंभ किया, उस क्षेत्र में भी इसको उग्रवादी लिबरेटेड जोन मानते थे। पहले तो भ्रमण प्रारंभ हुआ, चलने लगे पहाड़ पर, तो जाते रात में, सुबह जल्दी घूमकर उतर जाते थे। 40-40 किलोमीटर कच्चे रास्ते से जब जाते थे तो मालूम था कि पूरे रास्ते में लैंडमाइन्स बिछी हुई है, जिसका विस्फोट हो सकता है, लेकिन सरप्राइज के साथ चलते थे। सोली गांव में मुठभेड़ हुई, जिसमें बगल से 6 इंच से गोलियां चली, लेकिन विचलित नहीं हुई। उसके कुछ दिनों बाद एक लैंडमाइन गाड़ी ब्लास्ट हुई, एक जवान शहीद हुए। लेकिन तब मन में संकल्प और सुदृढ़ होता गया कि परिवर्तन तो करना है। क्षेत्र में हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया, 4-4 रातों तक पहाड़ पर पुलिस जाकर कैंप करती, स्वयं जाकर ग्रामीणों से बात करने का हम लोग प्रयास करते। और ऐसा करने लगे, हम लोगों ने देखा पूरे क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, और जो आदिवासी हैं मुख्य धारा से कट चुके हैं। इतना कट चुके हैं कि भोकरवा गांव में वर्ष 2008 के अक्टूबर में जब कैंप में हम लोगों ने लाइट चलाई तो पूरे गांव के बच्चे आने लगे। उन लोगों के बल्ब नहीं दिखा था, लेकिन जब उनसे बात होती तो सब कहते कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, रोहतास दुर्ग जैसे कीर्तिमान को पहाड़ पर स्थापित कर सकते थे। ऐसे पूर्वजों को छल से पराजित किया गया।
लेकिन तब उनसे हम लोगों ने बात उसी दृष्टि को लेकर करना शुरू किया कि तुम तब से संघर्ष में उलझे हो। सोचो तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा क्या थी। ऐसी ऊर्जा थी जो ऐसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकती थी जिसको मुगल लेखक भी अभेद्य मानते थे। लेकिन उस ऊर्जा का प्रयोग यदि तुम पुलिस के साथ संघर्ष में करोगे, आपस में संघर्ष में करोगे, तो जो क्षेत्र कभी पूर्वी भारत की राजधानी थी उसका विकास वाला कैसे होगा। किसी भी उग्रवादी का हम लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब लोगों से सकारात्मक बातें की, मन से की, अनेक पुलिसिंग के अभियान चलाए जिसमें कंबल वितरण होता, साइकिल बांटते, इस रोहतास किले पर घर से दिन में तो क्या कभी जाने की कोई सोचता भी नहीं था, उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का संकल्प लेते हुए यहाँ वहाँ के युवकों को टूरिस्ट गाइड की हम लोग ट्रेनिंग दी। और जब ऐसा होने लगा तो लोग जुड़ने लगे। उग्रवादियों का विरोध हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन जो बात बोली नहीं कर सकती थी उस बोली ने कर दिया जो इतिहास से जुड़ती थी। जो उग्रवादी SLR AK-47 पुलिस से छीने हुए लेकर घूमते थे, पुलिस पर आक्रमण करते थे, उन पर जो इतिहास की शक्ति का प्रभाव पड़ा, उन आदिवासियों का पड़ा जो अपने पूर्वजों को स्मरण कर रहे थे, बाध्य हो गए। शस्त्रों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ गया, जो असंभव था संभव हो गया। आज रोहतास शांत है। आप चाहें तो रात में भी कभी भी स्वतंत्रता के साथ जा सकते हैं, जंगल में कैंप कर सकते हैं। जिस रोहतास किले पर पहले गोलियों से स्वागत होता था, इस पर जब दिसंबर में गए तो पूरे क्षेत्र में करीब 40 किलोमीटर तक लोग पुष्पों से स्वागत कर रहे थे, वाद्य यंत्रों से कर रहे थे, कोई ढोल बजा रहा था, कोई चुनाव बजा रहा था। और किले में घुसने पर कई 100 मीटर तक आदिवासी बच्चियां, आदिवासी लड़के नृत्य करते हुए लेते गए। ये परिवर्तन तब संभव हुआ जब लोग जगे, इतिहास की प्रेरणा से जगे और योगदान देने लगे। रोहतास में असीम क्षमता, फोटो देखते हैं किस प्रकार के झरने हैं, 200 से अधिक झरने हैं जिसका जिक्र एने अकबरी में किया गया। ये बात तो रोहतास की हुई, बिहार के हर क्षेत्र में असीम क्षमता है। और नालंदा का इतिहास तो ऐसा है जो अपने आप में इतना प्रेरित करता है कि उसके साक्षात रूप में स्वयं आपके सामने खड़ा हूँ। चाहता तो विदेश में रहकर नौकरी कर सकता था, लेकिन यदि बिहार में हूँ तो प्रेरणा जब जगी तो नालंदा से ही जगी थी। असीम प्रेरणा, अद्भुत प्रेरणा है, इसको ग्रहण करने की जरूरत है, आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है, मिलकर चलने की जरूरत है, छोटे छोटे प्रकल्पों में योजना बनाकर कार्य करने की जरूरत है। लेट्स इंस्पायर बिहार में 3 बिंदु हम लोगों ने चुने हैं, 3 E's: एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप। शिक्षा का विकास, समतामूलक समाज का निर्माण, उद्यमिता का विकास। यदि जातिवाद, संप्रदायवाद, छोटे छोटे बातों से हटकर इस पर ऊर्जा हम लगाएंगे, निश्चित ही मैडम ने बताया किस प्रकार युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है। भविष्य हम पर निर्भर करता है। यदि हम आज निर्णय ले लिए, व्यक्ति भी यदि बाल्यकाल में निर्णय लेता है तो अपने जीवन में सफल हो जाता है। अनेक प्रमाण हैं, अनेक उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य 8 वर्ष के थे जब उन्होंने संन्यास का निर्णय लिया। इस बाल्यावस्था में जब निर्णय लेकर चले, 8 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया, 16 वर्ष के हुए तो भारत की दिग्विजय यात्रा पर निकल गए। 3 बार उन्होंने भारत की परिक्रमा की, लेकिन बाल्यावस्था का संकल्प उस रूप में स्थापित हुआ कि केवल 32 वर्ष तक ही जीवित रहे। लेकिन उन वर्षों में जो योगदान दे सके, आज भी इसका स्मरण भारत के हर कोने में हम करते हैं। क्षमता असीम है, योजना के साथ चलना होगा। छत्रपति शिवाजी जिनका स्मरण हम करते हैं, केवल 16 वर्ष के थे जब प्रथम दुर्ग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य को भी चुनौती देने की क्षमता इसलिए थी कि युवावस्था में ही निर्णय लेकर चले थे, पूरे क्षमता के साथ चले थे और क्षमता तो सीन। यदि भारत पर आक्रमण की बात करें तो अरब से चलकर आए थे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने पहली बार अरब शासन भारत में स्थापित किया सिंध में। क्या उम्र थी? केवल 17 वर्ष। क्षमता असीम है, उम्र कभी व्यवधान नहीं होती। जितने पहले हम लोग सोचना शुरू करेंगे, दृष्टि के साथ सोचेंगे, चिंता छोड़कर चिंतन करेंगे, चीजें बदलेंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम चाहते हैं कि हर प्रखंड में टीम बने जो इन बिंदुओं पर काम करे। हर विद्यालय से हम जुड़े। पटना में भी हम लोगों ने दिसंबर में हेरिटेज ओलंपियाड कराया। 40 विद्यालयों में 30,000 बच्चों ने भाग लिया। पटना के सबसे अच्छे विद्यालयों में परीक्षा आयोजित हुई। बिहार के इतिहास पर प्रश्न पूछे गए। हर बच्चे से बिहार का भविष्य कैसा होना चाहिए, इसमें क्या हो सकता है, इस पर चिंतन पूछा, कैसे लिखने को कहा गया।
200 बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया यंग हेरिटेज एम्बेसडर्स के रूप में। करने की आवश्यकता है। जब बात आगे बढ़ रही है, आपने देखा किस प्रकार अलग अलग संस्थान सामने आए हैं। अभी हम लोग मेंटोरियो स्कूल की बात कर रहे हैं, जिसमें हर विद्यालय से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो सक्षम हैं लेकिन अपने विद्यालय में किसी प्रकार से योगदान दे सकें। माध्यम बहुत सुगम हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी इस प्रकार की हो गई है, विदेश में बैठकर भी कोई व्यक्ति अपना 1 घंटा शिक्षा दान दे सकता है। फिर यदि हम चिंतित होते हैं कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, उच्च स्तर की नहीं होती, तो कहीं ना कहीं दोष उसमें समाज का भी है। नालंदा विश्वविद्यालय यदि कभी स्थापित थी, इसीलिए स्थापित थी कि 100 से अधिक गाँवों का पूरा राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव में जाता था। यदि गाँव का राजस्व इसलिए तो नहीं जाता था क्योंकि गाँव के बच्चे पढ़ते थे, पूरे विदेशों से लोग आते थे, लेकिन उसका रख रखाव तभी संभव हो सका जब समाज में देने की प्रवृत्ति थी। और नालंदा की भूमि में जब आया हूँ, मन बड़ा आशान्वित है। जिस भूमि में सदैव इतनी देने की क्षमता रही कि नाम ही नालंदा पड़ गया, जहाँ देने का अंत न हो, उसमें अगर हर युवा ये संकल्प ले मुझे बिहार के भविष्य को कुछ देना है, तो असीम क्षमता के साथ यदि हमने योगदान प्रारंभ कर दिया, सकारात्मक चिंतन के साथ कर दिया, क्या संभव है। जहाँ आज पलायन करने इतने लोग जाते हैं, यदि अपने जीवन काल में एक आचार्य की संकल्पना से अखंड भारत स्थापित हो सकता था, तो क्या उद्योगों की श्रृंखला नहीं बन सकती। चिंतन करना होगा, प्रयास करना होगा, योगदान करना होगा, संघर्षों को मिटाकर सहयोग करना होगा। यही लेट्स इंस्पायर बिहार, प्रेरित करें बिहार अभियान का मूल संदेश है, जिसे हम चाहते हैं कि हमारा हर युवा तक पहुंचे। जो नकारात्मक हैं, जिनको हर चीज में एक ही दृष्टिकोण से देखना है, उनसे भी ज़्यादा बात करने की, उनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे लोगों को जोड़ना है। सज्जनों की निष्क्रियता से ही समाज में सदैव ज़्यादा नुकसान हुआ है। नालंदा का पतन भी यदि हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि शस्त्र और शास्त्र का सामंजस्य आवश्यक है। केवल शास्त्र को लेकर चलेंगे, शस्त्र को तो त्याग देंगे, ऐसे ही होगा, कोई ना कोई आक्रांता आएगा, नष्ट करके चला जाएगा। लेकिन यदि सामंजस्य के साथ, चिंतन के साथ हम चलेंगे, तो जिस भूमि में इतनी क्षमता थी पूरे विदेशों से लोगों को तब आकर्षित कर सकती थी, जब पूरे तिब्बत के लोग सोना दान दे सकते थे केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए। उन्हीं पूर्वजों के तो वंशज, कहीं दूर से तो आए हैं नहीं, रक्त तो वही होगा, DNA वही है। कि अपनी क्षमता को भूल कर यदि संघर्ष में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, तो फिर गतिमान जल की धारा को रोक कर प्रदूषित कर देंगे। आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आगे सोचने की आवश्यकता है, मिलकर साथ चलने की आवश्यकता है, मिलकर प्रेरित करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित ही जब बिहार आगे बढ़ेगा, तो भारत तो क्या पूरे विश्व के भविष्य को परिवर्तित करने की हम क्षमता रखते हैं, क्योंकि रखते थे। आज भी यदि कोई कोरियावासी बिहार का नाम सुनकर, मगध का नाम सुनकर, नालंदा का नाम सुनकर रोमांचित होता है, तो हमारे पूर्वजों की कृति थी। लेकिन कृति यदि रुक गई, कोई बहती हुई धारा रुक जाती है, प्रदूषित हो जाती है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। संभव है, प्रारंभ में बहुत कम लोग जुड़ेंगे, कम लोग मिलेंगे, तो इस प्रकार के चिंतन को लेकर चलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रयास नहीं करना चाहिए। राजा राम मोहन राय, उनसे पूछा गया, भाई तुम सती प्रथा को बंद करना चाहते हो? उनके पिताजी ने कहा, क्या लगता है कितने समय तक बंद हो जाएगा? उन्होंने कहा, लगता है 100 साल लगेंगे, 1000 भी लग सकते हैं। तो फिर क्यों प्रयास कर रहे हो? तो राजा राम मोहन राय ने कहा, अगर अभी प्रयास नहीं किया तो 100 नहीं लगेंगे, 1000 से ज़्यादा वर्ष भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं। प्रयास प्रारंभ करना होगा। कितने वर्ष लगे? सती प्रथा कुछ वर्षों में बंद हो गई। व्यक्ति ने प्रयास प्रारंभ करना किया, सकारात्मक चिंतन के साथ किया। और जो बिहारवासी उस काल में भी सकारात्मक चिंतन के साथ परिवर्तन के लिए सदैव अपवाद प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहते थे, उस चिंतन की धारा को रोकना नहीं होगा, आगे बढ़ाना होगा। बहुत लोग हैं मान के चलते कैसा होगा, बट वी आर नॉट अ कंट्री ऑफ बिलीवर्स। शुरू से भी देखेंगे हमारे अंदर सत्य की तलाश की क्षमता थी। वी आर अ कंट्री ऑफ सीकर्स। खोजते हैं कैसे चीजें बदलें, कैसे चीजें आए, क्या परिवर्तन हो सकता है, इसी सोचने की क्षमता, नया कुछ करने की क्षमता थी। तभी वैशाली स्थापित हुई, तभी मगध का विस्तार हुआ, तभी हम जो भी कर सकते थे उस प्राचीन काल में, जब संसाधन नहीं थे हम कर सके। उसको लेकर जब आगे चलेंगे तो निश्चित अपने जीवन काल में ही कुछ ऐसा हम कर सकेंगे जिसकी कल्पना हम लोगों ने भी नहीं की। और जब ऐसा कर सकेंगे, आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करेंगी, जैसे आज हम गौरवान्वित होते हैं जब सम्राट अशोक का स्मरण करते हैं। क्षमता वही है, लेकर आगे चलना है।
लेट्स इंस्पायर बिहार का मूल संदेश यही है, समय की बाध्यता है, लेकिन यदि कुछ प्रश्न होंगे तो हम लोग चाहेंगे उसको भी हम लोग सभा के बाद ले सकते हैं। अभी जो सभा की कार्यवाही है चलती रहेगी, और मैं सभी को मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, विशेष रूप से नालंदा अध्याय से जुड़े सभी प्रखंडों से आए व्यक्तियों को, जितने लोग लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़कर यहाँ आए हैं, अपने कीमती समय को लेकर आए हैं। मुझे भी अवकाश के दिनों में चाहता तो आराम कर सकता था, लेकिन इसलिए निकलता हूँ, मन करता है कुछ होना चाहिए। मन आज से नहीं करता, उस दिन से करता है जब पहली बार नालंदा को मैंने देखा था, और देखा था कि पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, तो आज ऐसा क्यों नहीं। उस मन को मैंने रोका नहीं, बढ़ता गया, और आज प्रसन्न हूँ लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर चले 1 वर्ष के बाद स्वैच्छिक रूप से माध्यम सोशल मीडिया बनी, 30,000 से अधिक व्यक्ति जुड़ गए अलग अलग अध्यायों में अपने मन से जुड़े। और सुपौल में थे, अनुमान नहीं था कि सुपौल तो मैं कभी गया भी नहीं था। 500-600 से अधिक लोग एक छोटे से सभागार में इस प्रकार बैठे थे, इस प्रकार से बातों को सुन रहे थे कि मिथिला के उस प्राचीन गौरव का स्मरण आ रहा था, जहाँ कभी पूरे विश्व भर से लोग ज्ञान की सभा में भाग लेने आते थे, जहाँ की महिला गार्गी में इतनी क्षमता थी कि उस समय के सबसे बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य को चुनौती दे सके। हर क्षेत्र में इतनी महानता है, इतनी ऊर्जा है, फिर हम निराश क्यों हो जाते। चिंता त्यागिए, चिंतन कीजिए, संघर्ष त्यागिए, सहयोग कीजिए। निश्चित अपने जीवन काल में बिहार के साथ साथ राष्ट्र को हम गौरवान्वित कर सकेंगे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो बातें यहाँ यहीं तक नहीं रहे, इसको बहुत आगे ले जाना है। हर युवा मन को जागृत करना है। जो यज्ञ प्रारंभ हुआ है, इसमें केवल छोटी छोटी आहुति देने लगेंगे तो दावानल स्वरूप ग्रहण करने में समय नहीं लगेगा। जो चीज बड़ी दिखती है उसको भी पूर्णता प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि क्षमता असीम है, जैसी दृष्टि बिहार के ऋषि की ही थी। सभी को हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। बिहार जागेगा, देश जागेगा। ये ध्रुव, प्रहलाद और आरूणी का देश है। एक बार जगाने की जरूरत है। इन युवाओं को आपने अपने शब्दों से ऊर्जान्वित किया। आपके एक एक शब्द इनके लिए प्रेरणा है। आइए हम सब मिलकर नई तस्वीर बनाते हैं बिहार की, अपने अतीत को याद करते हुए, अपने समृद्धशाली गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए नए बिहार बनाने के लिए नई ऊर्जा के साथ, नई लगन के साथ और मेहनत करके जिस क्षेत्र में हम हैं उसी क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करके इस बिहार की तस्वीर को बदल सकते हैं। और यही आज का एक कार्यक्रम है। एक जोरदार तालियां विकास व्यवस्था के लिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, संघर्ष नहीं, सहयोग कीजिए, यही मूल धारणा है। और कुछ लोगों का अगर मन में कोई सवाल हो जो पूछना चाहते हो, मात्र 2-3 विषय बच गया है। एक जो नालंदा के कुछ अलग अलग क्षेत्र से लोगों का चयन किया गया है, जिन्हें विकास वैभव जी सम्मानित करेंगे। और उससे कवल अगर किन्हीं के मन में कोई सवाल है तो निष्कांत जी आप माइक उधर दीजिए, और 2-4 लोग जो भी सवाल, 5 मिनट का ये सत्र होगा सवाल जवाब का। जो भी अपना सवाल कुछ अगर पूछना चाहते हैं, किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। विकास वैभव जी यहाँ से जवाब देंगे और उसके बाद सम्मान होगा, और फिर बिना नाश्ता किए कोई नहीं जाएंगे। कुछ व्यवस्था भी आयोजन समिति ने किया है और वो आपके सीट पर ही पहुंच जाएगा। कार्यक्रम के समापन के उपरांत आपके सीट पर ही वो पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल रखें। सबसे पहले मैं विकास वैभव सर का नालंदा अपना नाम पहले स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रजनीकांत है और मैं विगत 13 वर्षों से दैनिक जागरण में कार्यरत हूँ। तो ये पत्रकारिता सफर है और आपको बहुत सालों से फॉलो भी करता है। खुशी है कि चिंतन इस बात की हो रही है कि समाज में समानता हो, रोजगार हो, स्वरोजगार हो और लोग आगे बढ़े। मगर जब लेट्स इंस्पायर बिहार का जो चैप्टर था, जब पहली बार मैं शामिल हुआ तो मुझे लगा कि कुछ चिंतन होगा। उसके बाद जो चीज़ें आती चली गई, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग भटक रहे। तो छोटा सा सर मेरा सुझाव इसलिए क्योंकि मैं भी युवा हूँ, क्रांति मेरे भी दिमाग में चलता है। मुझे भी लगता है समानता हो, जात पात टूटे, बंधन टूटे, धर्म का बंधन टूटे, राष्ट्र आगे बढ़े और युवाओं की जो भूमिका है उसको हम लोग आगे लेकर के चले। तो सर मेरा बस एक ही सवाल है कि ये जो हम लोग चला रहे हैं सीरीज में, जहाँ चिंतन करने की बात हो रही है,
चिंतन अगर विकास वैभव का होता है तो हम जुड़ने के लिए तैयार हैं, मगर जहाँ पर लोग उसमें आईपीएस विकास वैभव को ढूंढते हैं, उनके पद को ढूंढते हैं, वहाँ पर मैं निराश हो जाता हूँ। तो एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ चिंतन विकास वैभव के साथ कोई बिहार की जाए, ना कि उनके आईपीएस उनके पद का किया जाए। उस चिंतन से बाहर निकलने का अगर कोई आपके पास मार्ग है तो बताएं, फिर हम लोग और ऊर्जावान लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ। मेरी चिंता भी यही है, व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं होनी चाहिए। और नालंदा की भूमि में जब आया हूँ तो मैं आपसे ही चाहता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था को बनाएं। अनेक जिलों में हम लोग कर रहे हैं, अनेक अध्यायों में, जिसमें लोगों को जुड़ना होगा। जैसे रघुवंश जी हैं, अभी समन्वय कर रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम कुछ लोगों को अच्छे को जुड़ें, बीच बीच में बैठक करें। इससे पहले मोतिहारी मेरा जाना हुआ था, मोतिहारी में कभी नहीं रहा हूँ, लेकिन मोतिहारी में हर प्रखंड में लोग जुड़े हैं। अच्छे संख्या में लॉयर्स का अलग ग्रुप बन गया है, डॉक्टर्स का अलग बन गया है, और मिलकर कुछ ना कुछ प्रयास करें, मिलकर, जिसमें कहीं भी मैं नहीं हूँ, मैं जाता भी नहीं, अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उस प्रकार का संभव तभी है, जो मैंने बात कही, तो मिलकर कुछ सहयोग करके स्थापित करें। एक व्यक्ति चिंतन दे सकता है, बात कर सकता है, लेकिन चलेगा तभी जब लोग जुड़ेंगे, लोग मिलकर करेंगे। तो रघुवंश जी की अपनी बाध्यता है, लेकिन तब भी दिल्ली से आकर यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और जब शुरू हुआ था तो मैं कैसे जानता था, जिनको जानता था उनसे मैंने कहा आप स्थापित कीजिए, लेकिन मोतिहारी में वैसे ही हुआ था। वहाँ जब लोग जुड़ने लगे, नेतृत्व भी अपने आप उत्पन्न होता चला गया। हर प्रखंड में आज टीम लीडर्स बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो यहाँ तो वहाँ हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इसका समाधान मैं आपसे चाहता हूँ। कुछ मिलकर करें, और मिलकर ऐसा करें, नालंदा की अपने जो अध्याय मिलकर बात करें, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, तो पता है क्या ग्रुप में जाएगा, कौन शेयर करेंगे, क्या करेंगे, क्या संभव नहीं है। धन्यवाद। सर, मेरा नाम रोशन है सर। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ सर। मैंने अपनी तैयारी के दौरान एक चीज़ नोटिस किया है कि जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी, जिस तरीके से हमें पढ़ने के लिए अपने सिलेबस के अनुसार यूपीएससी डालती है सर, आफ्टर सिलेक्शन लोग अपने दायित्वों को क्यों भूल जाते हैं? अब ये तो आपके ऊपर है ना, लोग भूल जाते हैं। कोई जनरल स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कोई सही। व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या करना है। लक्ष्य मन में स्पष्ट होंगे, आपको विचलित नहीं होंगे। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम गजते बीच में देख विषम से लोग, हर उत्तम में लोग जो हर दुर्गम पथ भेद, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को खेल। मन में यदि लक्ष्य स्पष्ट हुए, लक्ष्य हो कि भाई IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, पैसे कमा के ऐसा करेंगे, तो शुरू से जाकर निपुण होंगे ही होंगे। एक मन में स्पष्ट हो कि समाज की सेवा करनी है, कौन विचलित कर सकता है? जिसके अंदर पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता हो, भला किसी से क्यों डरेगा, क्यों प्रभावित होगा, क्यों भयभीत होगा? यदि हम होते हैं तो स्वयं होते हैं, और ना किसी में क्षमता नहीं है प्रभावित कर सके। ऐसा मेरा मानना है, और मैं निश्चित देखता हूँ कि जो व्यक्ति समाज में परिवर्तन कर सके, वैसे ही कर सके हैं, जो सीधे मार्ग को ऐसा नहीं सोचते कि सब वैसे ही चलते हैं, तो अलग करने की सोचते हैं। तो यदि आप सोचते हैं कि विचलित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो आप मत होना, नहीं होंगे। और देखेंगे मिलकर ऐसे लोग और भी बनेंगे जो प्रेरित होंगे। ऐसा ही समाज चलता है। थैंक यू सर। जय सर, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं 38 बिहार बटालियन NCC से है, और मैं यहाँ भी वर्तमान में 1 साल से कार्यरत हूँ। इस नालंदा की धरती से जो आपने असीम क्षमता की बात की, मैं भी इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। और जो आपने ये मुहिम चलाया है, मैं सोचता हूँ कि जो क्षमता हमारी आपकी है, ये यहाँ तक सिर्फ इस हॉल तक ना रुके, उस नालंदा विश्वविद्यालय की जो खंडर दिख रही है वो चमकता हुआ दिख रहा है। और मेरा एक खुद का सुझाव है सभी के लिए, जो खुद का मदद करता है, जो खुद का मदद करता है वही दूसरे का मदद करता है, जो खुद का मदद करता है वही दूसरे का मदद करता है, जो दूसरे का मदद करता है वही देश सेवा है, वही समाज सेवा है। और महिलाओं